एक बार बिछड़ना नसीब था, हाय मिलना था एक बार बिछड़ना नसीब था। जितने करीब था मेरे उतनी वो दूर था, हाय जितने करीब था मेरे उतनी वो दूर था, हाय मिलना था एक बार बिछड़ना नसीब था, हाय मिलना था एक बार बिछड़ना नसीब था। बस्ती के सारे लोग भी आते थे बसते थे, हाय बस्ती के सारे लोग भी आते थे बसते थे, हाय जिसको मैं चाहती थी वो लड़का गरीब था, हाय जिसको मैं चाहती थी वो लड़का गरीब था, हाय मिलना था एक बार बिछड़ना नसीब था। चांदी की कब्र पर मुझे दफना गया मगर, हाय चांदी की कब्र पर मुझे दफना गया मगर, हाय घर जल रहा था और समंदर करीब था, हाय घर जल रहा था और समंदर करीब था, हाय मिलना था एक बार बिछड़ना नसीब था। मुझे लगता है कि ये सत्र शुरू हो चुका है। अब मैं अगले इस सत्र के संचालन के लिए फिलिप को माइक दे रहा हूँ। वो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस सत्र का संचालन करेंगे। फिलिप। तो हम समय का काफ़ी पालन करेंगे क्योंकि हमें से काफ़ी साथियों को जाना है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए, मैं फिलिप हूँ, मैं एचआरएलएन के दिल्ली ऑफिस में काम करता हूँ इधर LGBTQIA+ राइट्स के ऊपर। ज़्यादातर हमारा काम रहता है ट्रांस राइट्स के ऊपर, बाकी क्वेयर स्पेक्ट्रम में भी हैं दिक्कतें, लेकिन हमारा आज का फोकस रहेगा ट्रांस राइट्स के ऊपर और ट्रांसजेंडर पर्सन्स को क्या दिक्कतें रही हैं, स्पेशली कोविड के दौरान, क्योंकि कोविड के बीच जो कम्युनिटी ने फेस किया है और वो जो है वो काफ़ी रिपोर्ट नहीं हुआ है और जो है कि ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं कि क्या प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे थे कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के काफ़ी सारे मेंबर्स आए हैं आज हमारे साथ, हम शेयर कर रहे हैं इनके साथ स्टेज। तो मैं एक एक करके सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बात करें कम्युनिटी के बारे में, क्या क्या दिक्कतें फेस की थी, लीगली एंड सोशली एंड कल्चरली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर इन सेंस हम जो एक्टिविस्ट और लॉयर्स हैं, काफ़ी सारे टाइम से एक्टिविस्ट और लॉयर्स रहे हैं, फील्ड में काफ़ी टाइम तक रहे हैं, और इस पूरे टाइम में आई थिंक बहुत कम लोगों ने हम में से ट्रांस पर्सन्स के साथ या क्वेयर पर्सन्स के साथ या LGBTQIA+ कम्युनिटी के पर्सन्स के साथ काम किया है, उनके लिए काम किया है। तो जो जिस भी जगह में आप काम करते हैं, जैसे आप अगर राइट टू फूड पे काम करते हैं या फिर राइट टू हाउसिंग पे काम करते हैं या फिर चाइल्ड राइट पे काम करते हैं, उसमें आप कैसे जेंडर डाइवर्सिटी या फिर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का मुद्दा कैसे उठा सकते हैं, कहाँ से आ सकता है, वो आप सुन के देखें, कहाँ से आप इंक्लूड कर सकते हैं और कैसे आप ज्यादा काम कर सकते हैं हमारे मुद्दों के साथ। मैं देता हूँ पहले माइक संजना जी को। संजना जी एक बार के बारे। सभी को नमस्कार। मेरा नाम संजना सिंह और मैं भोपाल मंगलवारे से हूँ और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में एज ए कमिश्नर की पीए अभी फिलहाल 2018 में नियुक्त की गई हूँ। मध्य प्रदेश में पहली ट्रांसजेंडर के रूप में सरकारी ज्वाइनिंग हुई है मेरी। सबसे पहले निर्मल सर जी, मैं एचआरएलएन की टीम को और सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ, सन्नू खान मैडम जी को भी, और विशेष इसलिए धन्यवाद क्योंकि ये सेशन शायद किसी और का था, लेकिन थोड़ा सा हमारी वजह से एजेंडा चेंज हुआ है क्योंकि हम लोगों को निकलना है, इस वजह से तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ जिन लोगों का भी सेशन था उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि आपका सेशन हम लोगों ने ले लिया है। दरअसल बात हो रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। जो किन्नर समुदाय है अपने आप में बहुत एक आम लोगों की नज़र में अलग ही माना जाता है। जो हम कहते हैं कि
एक बार मेरे ख्याल से आदिवासी समाज या आदिवासी गौड़ भील समाज होता है, उन लोगों को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, समाज में स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन किन्नर समुदाय को कहीं भी किसी भी हाल में किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 में भी, क्योंकि हम लोगों का जो पेशा है वो सिर्फ नाचने गाने का और बधाई तक ही सीमित है, और शायद अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई पहल नहीं हुआ था, तो बहुत दिक्कतें आई हम लोगों को, क्योंकि नाचना गाना और इसी के हमारी जो है रोजी रोटी चलती है, तो बहुत दिक्कतें आई थी। जिसके पास में जो था जब तक था उसने खाया, क्योंकि 1 महीने 2 महीने ठीक है, लेकिन यहाँ 6 महीने का सवाल आ गया। फिर उसके बाद में और दिक्कत था भाई, जब कोविड-19 के बाद में लोगों को बधाइयाँ मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब ये तो अभी चलता रहेगा आने वाले टाइम में। शायद अब हमारे पास में दूसरा विकल्प कुछ नहीं है कि हम लोग रोजगार से जुड़े। ठीक है, मैं जुड़ गई हूँ, लेकिन शायद मेरी तरह सभी लोग नहीं है इतना लकी कि उन लोगों को भी रोजगार मिल सके। एक प्रयास कर रहे हैं हम। तो कोविड-19 में जो परेशानी आई हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग और हमारी जीवन जीने के में, कि बहुत ही ज़्यादा उसको चलते, फिर अभी लास्ट टाइम शायद अभी 1-2 महीने पहले की बात है, जब मेरी श्रीमती सन्नो खान जी से बात हुई फ़ोन पे, और उन्होंने पिटीशन लगाया भी, और काफ़ी मतलब सरकार जागी। तो अगर सरकारी तंत्र या सरकारी स्तर पे, शासकीय स्तर की बात करते हैं, तो अभी जो कानून हमारे लिए आया है या जो पॉलिसी आई है जो किन्नरों पे हित के लिए, तो वो अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है। और उससे पहले हम बात करते हैं कि क्या हमें समाज से सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो अभी हमें वो भी नहीं मिल रहा है। और कानून की बात करते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं, चाहे शासकीय योजना की बात करते हैं, किन्नरों को हर जगह जो है पीछे कर दिया जाता है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि राशन कार्ड करें, राशन कार्ड के लिए। अब मुझे नहीं पता ना ज़्यादा कि वो हम लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सच में मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी बात आती है राशन कार्ड की, तो हम जब भी जाते हैं तो वो ये बोलते हैं, मैडम आपको क्या जरूरत है राशन कार्ड की? आप लोगों के पास तो बहुत पैसा होता है। जरूरी है कि हम राशन के लिए लेना हमारी एक वो सबसे पहला अधिकार है ना, मेन समाज की मुख्य धारा में आने के लिए। जब सरकार ने इतनी बड़ी पहल करी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे लिए जजमेंट दे दिया है, तृतीय लिंग हमारी सेल्फ आइडेंटिटी के रूप में समाज में हम लोगों को बराबर का दर्जा, तो शायद हमारा अधिकार बनता है कि हम वो सारी सरकारी योजनाओं का लाभ हमें भी मिले, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, हमारा जो भी है वो हमें मिलना चाहिए एक आम इंसान की तरह। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, लेकिन उनके फैसले का कहीं कहीं अनादर ही हो रहा है और पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ, अभी मेरे साथ में मेरे जितने भी लोग हैं वो भी फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे हाउसिंग का हो हमारा ना आवास योजना वाला, चाहे हम लोग राशन कार्ड के लिए हो, पैन कार्ड के लिए हो, आधार कार्ड के लिए हो। क्योंकि अगर कहीं कहीं बन रहा है तो वो लिंक वाली बात आती है कि स्त्री में डाले कि पुरुष में डाले, अभी वो जेंडर ही नहीं आया है। तो एक बड़ी सबसे बड़ी दुविधा, आदमी में डलवाते हैं अपना हम जेंडर, अगर हम स्त्रीलिंग होता है तो वो अधिकार महिलाओं का मारा जाता है, पुरुष में आता है तो पुरुषों का अधिकार मारा जाता है। तो अभी इस पे भी बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से, कि अगर हम लोगों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिले और समाज की मुख्य धारा में बिल्कुल हम बराबर में आए, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ज़रूरी है। और अभी कानून में बहुत सारी चीज़ें ऐसी संशोधन हुई है। अभी जो हमारा पॉलिसी आया, पॉलिसी में भी बहुत सारी चीज़ें जो पहले क्रिमिनलाइज कर दिया गया था कि टोली बधाई वाला जो है वो क्राइम होगा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी। तो इसको लेके भी एक अपने आप में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और स्टेट लेवल पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पॉलिसी है वो जल्दी से जल्दी आए और उसका हम लोगों को लाभ मिले, और हमारे साथ साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भी मेन स्ट्रीम में आने का एक अवसर मिले, और बहुत जल्दी हम लोग भी आपकी तरह सर उठा के सम्मान के साथ जी सकें, और चाहे वो देश हो, चाहे हमारा राज्य हो, जो भी है हर उसमें प्रगति का एक हिस्सा बने, और आप लोगों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर इस भेदभाव को दूर करें। लेकिन ये सब चीज़ें कब होगी? जब कानूनी स्तर पर कानून कड़ा होगा, जैसे और लोगों के लिए वैसे हमारे लिए भी। तो लेकिन यहाँ पर अभी कानून हमारे लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इवन जो लोग जानते हैं, जैसे कि अभी HRL ने इन्होंने हमें यहाँ बुलाया है ना, तो कहीं ना कहीं पहल करी है कि स्टेट लेवल पे कि चलो हम हमारे लिए भी एक ट्रांसजेंडर समुदाय है, तो एक बढ़िया पहल रही है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो हमारे अधिकार के लिए आगे आते हैं, हमारे अधिकार की लड़ाई के लिए हमारे साथ लड़ते हैं, हमारे साथ खड़ा होते हैं। तो मैं HRL की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और
प्रयास करूंगी कि इनके साथ में मिलकर हम बहुत जल्दी अपने समुदाय के लिए कुछ बेहतर कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम संध्या घावरी है, मैं इंदौर से हूँ और मैं अभी ऑपरेशन आशा में एज अ ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर काम कर रही हूँ और इंदौर पुलिस के साथ में ओजा डेस्क महिला हेल्प डेस्क है, उसमें मैं मेंबर भी हूँ, जहाँ पर हम सेशंस लेते हैं गुड टच बैड टच के बारे में और जो महिलाओं को परेशानियाँ होती हैं उनको सुनते हैं और उनका जो केस है वो पुलिस थाने तक पहुँचाते हैं ताकि उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और जो पीड़ित महिला है उसे जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाए। बात रही कि हमें क्या परेशानी हुई कोविड-19 तो बहुत बाद में है, उससे पहले ही जब हमारा जन्म होता है, जब हम समाज में अपने आप को समझते हैं, उससे पहले तब से ही हमारे साथ दिक्कतें आना शुरू हो जाती है क्योंकि परिवार वाले भी हमें समझते नहीं हैं। सबसे पहली जो हमारी लड़ाई होती है वो हमारे घर से ही शुरू हो जाती है क्योंकि फैमिली वाले हमें समझते नहीं है। हम अपनी व्यथा कि मैं इस तरह से हूँ वो किसे बताऊँ, ठीक है। फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती तो समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता, समाज एक्सेप्ट नहीं करता। अगर स्कूल भी जाते हैं तो वहाँ पे चिढ़ाया जाता है, बुलिंग होती है, तो उस कारण से कहीं बहुत सारे काफ़ी ट्रांसजेंडर है जो 5वीं 8वीं 9वीं या अनपढ़ ही रह जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ठीक से। अब पढ़ाई नहीं हुई तो क्या अब जॉब कैसे मिलेगा? अगर आपके पास अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, हर कोई पढ़ाई में अलग से अलग कुछ ना कुछ करता ही है। जब हमारी पढ़ाई नहीं ठीक से होगी तो हमें जॉब कैसे मिलेगा? कंपटीशन तो है ही, सो पढ़ाई ना होने के कारण जॉब नहीं मिल पाता है। और उसके बाद फिर हमारे पास एक मात्र काम रह जाता है नाचने गाने का, बधाई मांगने का या फिर ट्रेन में जाके पैसे मांगने का, ठीक है। अभी कोविड-19 के दौरान तो ट्रेन भी बंद हो गई तो और भी हमारे साथ कठिनाइयाँ हो गई। शादियाँ, कोविड-19 में शादियाँ नहीं हुई, बधाइयाँ कहाँ से मिलेंगी, तो बहुत मुश्किल दौर रहा है। उसी के दौरान फिर सन्नो खान जी से हमारा संपर्क हुआ, फिर हमने पिटीशन लगवाया तो कहीं ना कहीं सरकार ने थोड़ा बहुत सुना। उसके बाद भी अभी तक कुछ लोगों को सहायता मिल पाई है, कुछ को नहीं मिल पाई है। और वो जो सहायता है शायद 2 किलो राशन कुछ ऐसा दे रहे हैं एक पर्सन को, 2 किलो आटा। 2 किलो आटे से कितना कोई कितने दिन तक खाएगा? और 1 लीटर तेल, तो उससे क्या होगा? ठीक है, हम भी इंसान है, जो एक इंसान है, जो मेन स्ट्रीम में जो लोग रहते हैं उनको जो जरूरत होती है खाने की उतना ही हमें भी लगता है। वही बेहतर शिक्षा भी हमें चाहिए, हमें बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। तो कानून बना है, बिल आया है जो कि थावरचंद गहलोत ने जो पेश किया वो बिल आया, उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां रही हैं। पर एक सबसे बड़ी त्रुटि ये रही है कि क्राइसिस जो होते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ, उसको जो सजा है, अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ क्राइम करता है, उसके साथ हरेसमेंट करता है, तो वो सजा केवल 6 से 2 साल तक की है। अगर जैसे किसी ट्रांसजेंडर पर्सन का रेप हुआ, अगर मेरा साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो आत्मा तो मेरी भी दुखेगी, दिल तो मेरा भी दुखेगा। जैसे एक महिला पीड़ित होती है, अगर उसके साथ जबरदस्ती होती है, क्राइसिस होता है, तो वो हमें मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन वहीं की वहीं हमें उठाने के बजाय और गिरा दिया गया है। क्योंकि वो जो रेप तो रेप होता है, चाहे किसी महिला को, पुरुष का या ट्रांसजेंडर का, तो उस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही शिक्षा में भी ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट में जो है, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में केवल संजना ही जी हैं जो जॉब कर रही हैं, ऐसी बहुत सारी जगह होनी चाहिए गवर्नमेंट में भी जहाँ पे ट्रांसजेंडर व्यक्ति को रखा जाए। कम से कम एक व्यक्ति का सीट तो वहाँ पर हो, ताकि लोग भी रूबरू हो उस व्यक्ति से और वो समझ सकें कि ये लोग भी हमारे लिए काम करते हैं, हमारे मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं और ये केवल बधाई मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और जैसे गैर सरकारी संस्थान होते हैं, वहाँ पे भी हमारा एक रिजर्व होना चाहिए कि उनको भी, जैसे किसी भी कंपनी में देखा जाए तो वहाँ पर विकलांग व्यक्तियों के लिए एक रिजर्व रहती है पोस्ट, तो उसी तरह से ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए भी होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जॉब मिले और वो भी मेन स्ट्रीम में आए और वो भी तो टोली बधाई छोड़कर एक सही जीवन जी सके।
और मैं HRLN को धन्यवाद देना चाहती कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, हमारी परेशानियाँ सुनने के लिए आप लोग भी आए हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आई थिंक मैं दो चीज़ें बोल के मैं एक और स्पीकर को देता हूँ। तो जो है कि इस कमरे में काफ़ी सारे वकील हैं और एक्टिविस्ट हैं। आप वकील होने के नाते काफ़ी सारे कानून पढ़े हैं, लेकिन अगर आप में से कोई उठा सकता है कि किन लोगों ने जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के ऊपर कानून आए हैं, जो है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, किन किन ने पढ़ा है? और उसके बाद 2020 में जो है कि जब कोविड-19 के दौरान में जब पूरा लॉकडाउन था, तब उस कानून के ऊपर तब रूल्स रिलीज किया था सरकार ने, गैजेट नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफाई हुआ। और ये और भी प्रोमिनेंट है क्योंकि इस रूल्स के लिए हमको डिस्कशन करने के लिए, हमें कंसल्टेशन करने के लिए ऐसा टाइम दिया जाना चाहिए था जब कोविड-19 का लॉकडाउन का दौरान ना हो, ताकि लोग साथ में आके कंसल्टेशन करके डिस्कस करके सरकार को ठीक से बता सके कि क्या क्या चाहिए। रूल्स किस, अब मतलब कानून ही नहीं पढ़ा तो रूल्स भी मैं मान रहा हूँ कि किसी ने पढ़ा नहीं होगा। तो बात ये इसी बात पे आती है कि आप जो वकील हैं, वकील जो काम करना चाहते हैं हमारे जो ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ, वकीलों ने खुद कानून नहीं पढ़ा है। और कानून जो है वो आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और वकीलों ने खुद कानून नहीं पढ़ा है। बहुत दूर की बात है समझना कि ट्रांसजेंडर पर्सन कौन है, जेंडर डाइवर्सिटी क्या है, ट्रांसमैन कौन है, ट्रांस वुमेन कौन है। जो और इंडिया में स्पेशली क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी के वजह से ट्रांस आइडेंटिटीज बहुत सारे हैं, और इन सब आइडेंटिटीज का महत्व समझना और क्या दिक्कतें होती हैं इन वजह से, वो समझना बहुत दूर की बात है। और आपने जो 4 पन्ने का एक कानून आया है वो नहीं पढ़ा है, तो उस वजह से उसी से काफी क्लैरिटी आ जाती है कि कहाँ पे फोकस पड़ रहा है और क्यों ट्रांसजेंडर पर्सन्स के ऊपर काम हो नहीं पा रहा है। सरकार को तो हम क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं कि सरकार हमें सपोर्ट नहीं दे रहा। जो यहाँ पे और जो क्रिटिसिज्म है वो है कि सोशल जस्टिस मूवमेंट, जो जिस मूवमेंट के भाग हम सब हैं, वहां से भी जो सपोर्ट की कमी है, वो सपोर्ट की कमी को मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। तो इस बात से मैं आगे आप सबको भी बात करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरा नाम जूली और मैं भोपाल मंगलवाड़े से हूँ, और पिछले 15 सालों से मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ, HIV को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, उनके राइट्स को लेकर। और डिस्ट्रिक्ट जिला विधिक में मैं PLB भी हूँ। और जैसे बात बता रहे थे सर, बिल की अभी 2019 में जो बिल आया है, जो गवर्नमेंट ने मतलब पास किया तो 2019, वो तो शायद ज़्यादातर लोग को पता ही नहीं। हमारी कम्युनिटी में ही बहुत से लोगों को बिल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस उनको 2-3 चीज़ें पकड़ कर बैठे हुए हैं कि हमारी टोली बजाई बंद कर दी जाएगी, या उसके वो जो मांगना खाना है उसके बारे में पता है। ज़्यादा बिल के बारे में हमारी कम्युनिटी को भी नहीं पता है। तो बताना चाहूँगी, बिल में जो चीज़ें दी हैं, जो सरकार ने बिल पास किया है, वो सिर्फ एक पेपर वर्क पे ही पास किया हुआ है, ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। आज मैं कहीं जाती हूँ, कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं भी जाती हूँ, सोचती हूँ कि ये जो बिल में पास किया गया है कि ये शायद मुझे फैसिलिटी मिलेगी, तो उनके वहाँ के विभाग को चीज़ की नॉलेज नहीं होता है कि क्या चीज़ है। जैसे मुझे अपने सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाना है, आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना है, या कुछ भी लेकर, जैसे हमारी कम्युनिटी में बहुत प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो उन लोगों को ये नॉलेज ही नहीं है कि क्या प्रोसेस है इस चीज़ की। तो मेरा कहना है, मकान को लेकर भी, मकान जैसे हम लोगों को मकान अभी आवास योजना वाले जो दिए गए, हम लोगों को पता ही नहीं। लोग फॉर्म भरे थे, लेकर गए 2016 में, उसके बाद गए तो कहते कोई नहीं, आपकी जमीन आवंटित नहीं हुई, आप लोगों के प्लॉट हुए, 10 तरह की बातें हैं जो वो बोलते हैं। एक्चुअली का लोग बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर के बारे में क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आवास को लेकर प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम है। बिल में दिया एजुकेशन देंगे, एजुकेशन का कोई भी ABCD नहीं है कि क्या दिया जाएगा ट्रांसजेंडर को। 2016 में इग्नू ने एक कोर्सेस निकाले ट्रांसजेंडर को लेकर, वो स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी जब निकाले गए थे कोर्सेस। हम लोगों ने फॉर्म भी भरे, हमारी कम्युनिटी ने फॉर्म भरे थे, लेकिन वो 1 साल बाद ये कहा जाता है
कि आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आप पेबल हो गया क्योंकि फ्री में नहीं कराया जाएगा। और ना ही हम लोग एग्जाम हुए थे, कोई वहाँ से वो आई थी, तो वो चीज़ वहीं ख़त्म कर दी गई। और एजुकेशन को लेकर भी कोई मतलब सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उनको पुनर्वास को लेकर, उनको हाउसिंग से लेकर, उनके डॉक्यूमेंट से लेकर, कुछ जॉब से लेकर। सबसे बड़ी बात, जब हम लोग बधाई मांगने जाते थे, कहीं में बधाई मांगने जाते, लोग कहते थे लोग क्यों आते हो, आप लोग जाकर जॉब करो ना। मैंने एक मैडम से कहा था, मैडम मैं आज छोड़ रही हूँ, आप मुझे जॉब दिलवाओ। आज मैं घर में 2 साल से बेरोजगार बैठी हूँ। मैं अपने घर का सामान, सोना, जो चीज़ मेरे पास सब बेच कर खा गई, लेकिन कहाँ से जॉब मिल गई। जमाने भटक भटक के पेपर में ऐड दिया, लोगों में अच्छी कंपनी में अपना रिज्यूम करती हूँ, मेल करती हूँ, लेकिन वहाँ से जवाब क्यों नहीं आता, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी, वो सोचते हैं ट्रांसजेंडर है, शादी क्या जॉब करेगी, क्या माहौल खराब करेंगे हमारे यहाँ का। अगर इस तरह से वो लोग, मुझे कोई रिस्पॉन्स, मतलब आज तक इतने मेल करने के बाद कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैं चाहती हूँ कि समाज, अगर सरकार ये चीज़ें पास कर रही है, वो अपनी सोच भी, जो जनता है उनको सोच चेंज करना चाहिए। ज़माना बदल गया हर चीज़ के लिए लेकर, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटीज़ को लेकर सोच चेंज होना चाहिए। सरकार की भी, और जो कानून से जुड़े लोग हैं वो भी हमारी बैक सपोर्ट करें, और समाज से भी हम चाहते हैं कि हमारा मनोबल बढ़ाएं। हम लोग कुछ भी देखें कि अगर हम लोग परेशानी से, हमारी कम्युनिटी में एजुकेटेड पर्सन नहीं रहते, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होते ज़्यादा, तो मैं चाहती हूँ कि अपने स्तर से कोई NGO के थ्रू उनको जोड़कर उनको एजुकेशन दी जाए। उनको अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो उनके कंसल्टेंसी के थ्रू उनको जॉब दिलवाई जाए। इस तरह से जो आने वाला वक्त है वो हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा, और वो भी मुख्य धारा से जुड़ेंगे। थैंक यू। सभी को नमस्कार, मेरा नाम नूरी खान है। मैं भी, जैसे संध्या ने बताया, अभी ऊर्जा शक्ति समिति जो है खजराना थाना की, मैं उसमें काम कर रही थी। और मैं जिस जगह पे रहती हूँ तो वो एक स्लम एरिया है पूरा, वहाँ पे सारी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, मैम को भी पता है। उनको लेकर काम कर रही थी, उनके जो प्राउड चीज़ें, जो उनके अधिकार हैं, उनको लेकर काम कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। पर मैं अभी तक कुछ काम नहीं कर पाई, मुझे कोई जॉब नहीं मिल पाया। बस लोगों को सब उनके हक के लिए लड़ती रही हूँ अभी तक, और कुछ जॉब ढूंढ रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो ये था कि थक हार कर मैं अपने डेरे वापस चले गई, क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं। मेरी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई थी। अब सारी बातें हो ही चुकी हैं कि हमारे अधिकार ही नहीं मिल पा रहे हमें, तो हमारे पास फिर एक ही तरीका रहता है कि हम अपनी टोली बधाई जो चलती, डेरा जो रहता है हमारा, प्रथा चली आ रही है, देव भैया लाभा भी बधाइयाँ मांगना, शगुन मांगना, त्यौहार का मांगना, क्योंकि कुछ भी नहीं था। सोचा, क्योंकि फैमिली से छोड़ चुकी हूँ मैं, फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया मुझे। और अभी भी मैंने जाने की कोशिश की थी अपनी फैमिली में, ये बात भी हमारी हुई कि फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करती, संध्या ने बताया था, तो वो भी ज़रूरी है। वो भी अभी मेरे साथ हुआ है कि फैमिली ने एक्सेप्ट किया नहीं, तो अभी फ़िलहाल मैं भी अपने डेरे में रह रही हूँ और वहाँ से अपना मांगना खाना कर रही हूँ। पर इस मीटिंग के लिए आई हूँ, मिलने के लिए सबसे, और बस यही कि हम लोगों के लिए कुछ किया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए कुछ काम किया जाए, रहने के लिए हमारा कुछ हो, और सारी चीज़ें बताई चुके हैं ये लोग सब, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। कोविड-19 के टाइम सभी को जैसे राशन की, पेंशन की, और किसी के पास कोई काम धंधा नहीं था, सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उसी टाइम मैंने संजना जी से भी फ़ोन पे बातें करी, संध्या जी से भी बातें करी, लोगों से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने भी बताया कि हमारे पास तो कुछ राशन वगैरह भी नहीं है, कुछ NGO वगैरह से जुड़ के आप लोगों को, इन लोगों को मिला था राशन वगैरह, मगर सरकार की तरफ से जो योजनाएँ हैं और सरकार की तरफ से जो ये योजना के तहत सबको जो देना चाहिए था, तो गरीबों को मिल रहा है, मजदूरों को मिल रहा है, मगर ट्रांसजेंडर्स को कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर इसमें जो हमारी पिटिशनर हैं वो संध्या जी हैं, उन्होंने फिर हमने कहा कि आप कुछ जो आपके कमेटी से सबके साइन वगैरह कराएं, और कि किसको क्या मिल रहा है, कुछ सहायता मिली या नहीं मिली। तो इन्होंने 200 की करीब, है ना, शायद 200 की 300 की, हाँ, नाम के लिस्ट बना के दिया, और उन्होंने सब बताया कि सरकारी योजनाओं के तहत कुछ भी नहीं मिल रहा और कोई राशन नहीं मिल रहा, और भी जितनी भी सहायता है सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उसको लेके PIL दर्ज किया। जब PIL फाइल हुई चीफ जस्टिस के सामने, ऑनलाइन ही हो रही थी कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, तब चीफ जस्टिस के सामने ये मैटर आया, तो उन्होंने बड़े इंटरेस्ट से बोला कि ये क्या, गवर्नमेंट एडवोकेट को भी डांटा
कि इन लोगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। मतलब अपन अगर केस लगाएंगे तो ही तो सामने वालों को भी पता चलेगा कि सरकार से हमें क्या चीज़ मिल रहा है, क्या चीज़ नहीं। आप लोग जैसे सभी को जागरूक होना चाहिए कि अपने समाज सेवी का जो है, और अब क्योंकि सबको हर चीज़ का नॉलेज तो नहीं है। अब आप लोग को भी जैसे PIF के बारे में ये तो नहीं पता होगा कि हमें लगने से कुछ मिल सकता है या मतलब हमारी हेल्प हो सकती है। जब चीफ जस्टिस के सामने ये मैटर आया तो बड़ा इंटरेस्ट है और कहा कि तुरंत आप इसका जवाब दो। उनका जवाब भी आ गया और फिर कमिश्नर का फ़ोन आया मेरे पास कि मैडम ये इसमें क्या, मैंने क्या आपको किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। बोले नहीं, जो हमने फ़ोन लगाए क्योंकि 2 टाइप के डेरा होता है ना, घराना, और तो उनसे वो कमिश्नर ने बातें किया और उन्होंने कहा कि हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है पैसों के अनाज की, आप हमसे ही ले लो। तो वो कमिश्नर मेरे से कहते हैं कि मैडम उनको क्या ज़रूरत है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, 2 टाइप के होते हैं, एक में 2 टाइप के घराने होते हैं कि एक में जो मनोरंजन करके और जो ट्रेन में और बच्चा पैदा होने में गाना बजा के पैसे इकट्ठा करते हैं, और एक जो है उन लोगों का, उनसे आप लोगों ने कांटेक्ट किया। आप जो हम लिस्ट दे रहे हैं आप उनसे बात कर लीजिए और पता कर लीजिए कि उनको कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो उसके बाद कुछ एक्टिव हुई होगी सरकार, मगर जैसे अभी आपने बताया कि सिर्फ 2 किलो गेहूँ, ये तो बहुत कम है इस चीज़ के लिए। फिर और आगे जो अभी संजना जी ने भी बहुत सारी बातें हमें बताई, आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, जो भी इनकी प्रॉब्लम अभी आ रही है, इन चीज़ को लेके फिर एक बार पिटिशन पे जाएंगे। और प्लान ऑफ एक्शन हम लोग हर सेशन के बाद कर रहे हैं, तो अभी फिलिप्स भी यही है और उनको भी पता चला है कि क्या क्या इनकी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम को लेके PIL ज़रूर बनाएंगे। फिलिप्स आगे आप जो जोड़ना चाहें। सर, संजना जी को बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने थे। एक बात और मुझे जोड़ना था कि इन लोगों का मध्य प्रदेश में पहली बार आइडेंटिटी कार्ड बना है और संजना जी का सबसे पहला आइडेंटिटी कार्ड बना है और उसमें लिखा है कि ट्रांसजेंडर का आइडेंटिटी कार्ड, तो इसमें इनको आगे चल के शायद जोड़ना है। बस मैं यही कहूँगी कि हमारा समय हो रहा है, बाकी रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाना चाहे तो उसके लिए भी गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, ताकि वो अपनी सर्जरी, अगर किसी के पास, किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के पास अगर पैसा ना हो तो वो अपने आप को किस बॉडी में कंफर्ट फील करता है उसके अनुसार वो सर्जरी भी करा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दी हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। बात चाहे राशन कार्ड की हो, आधार कार्ड की हो। पिछली बार जब मैं नूरी का कार्ड बनवाने गई थी तो इनसे भी कि सबूत दो कि आप ट्रांसजेंडर हो, ऐसा हमें बोला गया था। तो हमने बोला कि अगर कोई महिला है या पुरुष है उससे आप सबूत मांगते हो कि वो एक महिला है या पुरुष है, उसको आप नंगा करके देखते हो क्या? ये तो मेरी खुद की, हमारी खुद की पहचान है कि हम मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, नूरी अपने मुंह से बोल रही है। एक जो स्टेट पर्सन है वो क्या अपने मुंह से बोलेगा कि वो किन्नर है या ट्रांसजेंडर है, या महिला बोलेगी कि मैं हिजड़ा हूँ, ऐसा करके उसको बोला। फिर हम कलेक्टर सर के पास गए, फिर कलेक्टर सर से बात हुई, उसके बाद फिर सामाजिक न्याय विभाग वाले सर के से लिखवा के लेकर आए, फिर नूरी का कार्ड बना। उसमें से भी हमारी एक फ्रेंड का तो अभी कार्ड प्रोसेस में ही है, और जैसे कि अभी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड की हुई है तो उसके लिए भी हमने अभी पोर्टल में मेरा भी डाला है, तो उसमें भी अभी प्रोसेस चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे अगर तमिलनाडु में भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, चंडीगढ़ का खुद का ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, वहाँ पे जैसे सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की देखरेख में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड काम करता है। जिस प्रकार की महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कि उनको खाने की जरूरत है, उन्हें अच्छे शिक्षा की जरूरत है, उन्हें अच्छा जैसे अगर कोई ट्रांसजेंडर है जिसका की रुचि है, संगीत में रुचि है, पेंटिंग में रुचि है या फिर अन्य कलाओं में रुचि है, तो उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि वो पुरानी अपनी पद्धति को ना अपनाते हुए एक अच्छा जीवन जिए। और अगर देखिए, अगर कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन है, अगर वो अच्छे से रहेगा, अपनी शिक्षा कंप्लीट करेगा, तो उसको घर में भी और समाज में भी स्थान मिलेगा, घर वाले भी उसे अपनाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसका बेटा या बच्ची किसी के आगे भीख मांगे या हाथ फैलाए, नाचे गाए और पैसा कमाए। तो ये सारी सुविधाएं भी हमारे मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत ही कम जीरो है और इनके पीछे और काम होना चाहिए। जैसे
अलग अलग राज्यों में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र में भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बन चुका है। लेकिन अभी पिछले साल ही हम नीति विश्लेषण संस्थान में गए थे, केवल वहाँ पे पॉलिसियों को रख दिया गया, हमसे पूछा गया कि क्या क्या आपको सुविधाएं चाहिए, लेकिन अभी तक वो क्रियान्वित नहीं हो पाई है कि बोर्ड किस तरह गठित होगा, बोर्ड में कितने मेंबर होंगे, कितने ट्रांसजेंडर होंगे, वो सब अभी कुछ भी नहीं हुआ है। केवल कागजों पे ही या दिखाने के लिए मीटिंग्स के फोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं, पर उन पे कोई काम नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। तो मेरा आग्रह है कि जैसे सभी देश के सभी राज्यों में जिस तरह काम हो रहा है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड को लेके, एक ट्रांसजेंडर को भी इंसान समझ के काम किया जा रहा है, तो वो मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है, तो वो पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं बस कंक्लूड करते हुए एक चीज बोलना चाहता हूँ, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड एक बात है जो बीच में आई थिंक 2014 के बाद 2015-16 में काफी काम चला था उस पे और काफी राज्यों में एस्टैब्लिश किया था, लेकिन जो पता चला है उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, जो उसके बाद पता चला कि हर जगह जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना है उसका ना तो कोई पावर है, ना कोई अथॉरिटी है ऑर्डर पास करने का, ना कोई कानून बना सकता है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बेनिफिट के लिए, और सरकार को सजेशंस दे सकती है, सरकार हाँ कह सकती है, ना कह सकती है, कोई कोर्सिव पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई मतलब उसने आई थिंक ऐसे ही नाम के लिए बना के रख दिया था ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड काफी जगहों पे। तो हमें ये भी सोचना है कि अगर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बन रहा है तो उसके साथ साथ कैसे कैसे स्कीम निकाले जा रहे हैं, क्या रूल्स निकाले जा रहे हैं, कैसे कानून निकाले जा रहे हैं, क्या कानून चेंज हो रहे हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स के दिक्कतों को समझ के, जो अभी के कानून समझ नहीं रहे हैं उन चीजों को समझ के कानून में चेंज आ रहा है कि नहीं, वो भी देखना जरूरी है, और उसके लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो देखना हमारा आगे का फाइट होगा कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन सिचुएशन से कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। इनमें आई थिंक अभी क्योंकि समय थोड़ा कम है, मैं वकील जो है यहाँ पे उनसे बात करूंगा और सबके साथ बैठ के हम प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। इसके बाद अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमारा मैं नंबर बता दे रहा हूँ, नंबर है 9920672702। तो अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन के मुद्दे पे काम करने की इच्छा करता है तो फिर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम जरूर हेल्प करेंगे जिस भी तरीके से मदद कर सकते हैं। एक बार फिर से 9920672702। हाँ जी, तो अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन के मुद्दे पे काम करना चाहता है उसमें डेफिनेटली हम लीगल डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं पिछले 4 साल में, उसके पहले भी जो डेवलपमेंट्स हुए वो बता सकते हैं। उसके साथ साथ कम्युनिटी मेंबर्स के साथ अगर काम कर रहे हैं तो उनके साथ भी टच में डाल सकते हैं, देखते हैं कैसे नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ के प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। थैंक यू। One small point. You are right. उड़ीसा में अब सभी साथियों को जिंदाबाद। उड़ीसा में ट्रांसजेंडर्स के लिए पिछले 1.5 साल से एक अलग से जो ओल्डेस्ट पेंशन जैसे होता है एक पेंशन शुरू किया है। तो मैं बस जानना चाह रहा था क्या यहाँ पे भी उस टाइप का कोई पेंशन है, अगर नहीं है तो शायद यहाँ के ट्रांसजेंडर साथी और उड़ीसा के ट्रांसजेंडर साथी आपस में थोड़ा जुड़ाव रखें, तो उन्होंने कैसे वहाँ तक पहुँचे तो वो शायद काम हो सकता है। मैं कहना चाहूँगी सर कि जैसे अभी मैम ने बताया कि हमने पिटीशन हायर किया था, इस टाइम जब लॉकडाउन में हम लोगों को प्रॉब्लम हुई, हम मैम से बात किए और फिर उनको सबके नंबर दिए, सारी चीज़ें दी। तो होता ये कि हमारे को कोई कमी नहीं है एक तरीके से देखे जाए तो। आप लोग देखते 51,000, 21,000, 11,000 बधाइयाँ लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, तो किस चीज़ की कमी? तो वो उन लोगों के लिए जो डेरे में रह रहे हैं, और एक कम्युनिटी हम ही में से ऐसी है जो हम लोग कुछ करना चाहते हैं। हम घर से उन लोगों के साथ ना रह के भिक्षावृत्ति ना करके
और हम कुछ करना चाहिए कि हम कुछ काम करें या जॉब करें। जैसे मैं डिजाइनर थी तो मैं बहुत अच्छी ड्रेसें बनाती थी, पर मैं नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मेरे साथ सपोर्ट नहीं था। तो वो चीजें अलग हो जाती हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, पेंशन वगैरह, ये सारी चीजें ये होती ही चीजें हमारे अपने मध्य प्रदेश में भी सारी चीजें होती हैं। लास्ट हम दिल्ली गए थे संध्या, कौन सा ट्रेनिंग था वो, टीओटी वाला? हाँ, तो वो भी हमने किया। उसमें भी था कि आपके लिए प्रोजेक्ट डाल देंगे, आप एनजीओ से हैं तो आप उस पर काम करिए, आपको सैलरी भी मिलेगी। जैसे अभी हमने बताया कि ऊर्जा शक्ति समिति में काम कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको था कि आपको कुछ ना कुछ मानदेय मिलेगा। अपन 2 साल से हम काम कर रहे हैं, हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता है। हम अपनी जेब से महिलाओं की हेल्प करने के लिए पैसे लगाते हैं, पेट्रोल डलाते हैं, उनको अगर कुछ ले जाते हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं 3 दिन भर थाने में केस के लिए इधर उधर हम जब उनको करते हैं, यहाँ से कागज बनवाओ, वहाँ से बनवाओ, आपका फील्ड का देखना पड़ेगा, ये होगा, क्या हुआ, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो बच्चों भूखे रहते हैं, उनके साथ उनको कुछ खिलाना पिलाना, तो वो सब हम खर्च करते हैं, पर हमें कुछ मिलता नहीं है उसके लिए। और एक जो होता है वो जो डेरे वाले होते हैं, जो हमारे बस्ती बदाई वाले होते हैं, तो उनको किसी चीज की कमी नहीं होती। तो हमारी कम्युनिटी में भी 2 रास्ते जा रहे हैं, तो उन 2 रास्तों को हमें पहले तो एक कराना होगा, वो चीज बहुत जरूरी है। तो जैसे सर ने कहा कि पेंशन, तो पेंशन अगर दे रहे हैं तो सभी को मिले। अब अगर वो डेरे वालों के पास जाएंगे, कहेंगे आपको पेंशन चाहिए, तो वो थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं हमें थोड़ी ना चाहिए, हमें तो इतना सारा आ रहा है तो हम क्यों लेंगे। जब मुझे आज एक दिन में 11,000 रुपए मिल रहे हैं तो मैं क्यों 1,500 रुपए की पेंशन लूंगी महीने की। चीजें सिस्टम ही पूरा गड़बड़ है ना हमारा, सारी चीजें गड़बड़ की हुई हैं। तो कुछ कहना चाह रहे हैं जी? पहले तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि वो सभी के लिए अगर नियम लागू हुआ है, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी अगर कुछ होता है तो इस तरीके के सारी चीजों तो सभी के लिए हो, वो कि अगर राशन एक ले रहा है एक नहीं ले रहा है, तो उसमें तो फिर सभी गड़बड़ी हो रहा है ना, घोटाला हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता है फिर तो। जहाँ पर हम जैसे अब इंदौर में आप जाएंगे, अब तो कोई नहीं, हम 2 जैसे भी जॉब कर रही थी, और कोई जाएंगे तो आप ट्रांसजेंडर में देखेंगे तो आपको कोई जॉब के लिए मिलेगा। कोई को आप बुला के भी देंगे कि आओ हम आपको जॉब दे रहे हैं, तो वो कहेंगे नहीं हमें जॉब नहीं करनी है, हम तो यहीं से खुश हैं। तो सिस्टम पूरा गड़बड़ किया हुआ है पहले से। हाँ, मैं थोड़ा सा एक करना चाह रहा हूँ। जैसे कि 2 चीज़ें निकल के आई है यहाँ पे कि आपने एक बोला कि सोसाइटी से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं कानूनी इसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं ह्यूमैनिटी की तरफ जा रहा हूँ, सोसाइटी की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ट्रांसजेंडर विषय पे खुल के बात नहीं होती है ना, और यहाँ जब बात हो रही है तो मुझे भी थोड़ा सा ऑड लग रहा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम शायद खुल के बात कर रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि वी आर ऑन इक्वल स्टैंड। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जो एक इंसान का दर्जा दिया है, वहाँ पे मैं और आप सेम हैं। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो मन से बोला कि भाई समाज से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे सब लीडरशिप हैं, अलग अलग नेतृत्व करता है, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो थोड़ा सा आप खुल के थोड़ा सा बताएं कि क्या सपोर्ट चाहिए सोसाइटी से। सोसाइटी इन केस मतलब अगर संस्था से हैं, एनजीओ से हैं, तो थोड़ा सा खुल के बात करें कि भैया हमको ये सपोर्ट चाहिए, यस या नो। दूसरा मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं देख रहा हूँ कि कैलकुलेशन और आंकड़ों पे पूरा देश चलता है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की कोई योजना की बात करें तो सब आंकड़ों का खेल है, स्वच्छ भारत की बात करें तो सब आंकड़ों का खेल है, वोटिंग की बात करें तो सब आंकड़ों का खेल है। तो मेरा एक केवल कंसर्न है कि क्या हमें नंबर्स पता है कि हम ऑल ओवर इंडिया में कितने नंबर्स हैं हमारे, क्योंकि जब तक हमें नंबर्स नहीं पता होंगे, भाई राशन कार्ड का सिस्टम है कि अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको राशन मिलता है 5 किलो या 2 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से। अगर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ऑल ओवर इंडिया में हमारे नंबर्स कितने हैं, तो बिना नंबर्स के हम कैसे हम डिमांड रख सकते हैं कि भैया हमें इतनी पेंशन चाहिए, हमें ये एजुकेशन चाहिए, हमें ये जॉब चाहिए, हमें ये स्किल चाहिए। क्योंकि इमोशनली बात करना तो बहुत आसान है ना, इमोशनली हम बात कर सकते हैं, और इमोशनल के लिए हमें थोड़ा सा भी बोलना चाहिए कि जैसे मैंने सपोर्ट की बात करी कि सोसाइटी से हमको क्या सपोर्ट चाहिए। तीसरा मेरा एक रिक्वेस्ट है जो वहीं से मन से आया था कि 2 वर्ग आपने बताया कि एक देने वाला है, मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूँ, एक देने वाला है और एक अपने अधिकारों के लिए ऐसे कर रहा है, तो वो हमारे नज़रिए का भी फर्क हो सकता है।
अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिप्रेजेंटेशन करें, नगर पालिका में आके चुनाव लड़ें और अपने हक अधिकारों के लिए वहां पर अपनी बात रखें, क्योंकि संविधान में कुछ चीज़ हमें बताई गई है कि अगर हक अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं तो उसको छीना जाता है, क्योंकि वो हमारे हक है, अधिकार हैं। रिजर्वेशन की बात करता हूँ, मैं सीधे सीधे बात करता हूँ कि जितनी नीतियाँ हैं, जितनी पॉलिसीज है, सब विधानसभा और संसद में बनती है। तो मुझे लगता है कि हमारे विजन में पॉलिटिक्स एजेंडा जरूर होना चाहिए कि भाई हम लोकल लेवल पे पार्षद का चुनाव भी लड़ेंगे, विधायक का चुनाव भी लड़ेंगे, इवन हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो बोलता हूँ पार्टियों को पत्र लिखना चाहिए कि भाई हमको राज्यसभा में एक सदस्य नियुक्त करवाओ, क्योंकि वहां जब आप बात उठाओगे ना तो वो ऑल ओवर इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में जाएगी। थोड़ा सा मेरा कंसर्न है, थोड़ा सा खुल के बताएं कि सोसाइटी से आपको क्या चाहिए, खुल के थोड़ा सा प्लीज बताएं। सर सॉरी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप किस चीज पे काम करते हैं? आप सॉरी ऐसे ही बोल दीजिए। एक्चुअली मेरा मेन कंसर्न, आई एम स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो Right. संवाद को लेके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करता हूँ जो मिसकम्युनिकेशन होता है। जैसे छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे अगर केबल खोदना है तो नगर निगम वाले और बीएसएन वाले आपस में कम्युनिकेशन। समझ गया। तो जो इसेंस है, जो हम बोल रहे हैं समाज का जो डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे जो ज्यादातर लोग आए हैं सब लोग एक्टिविस्ट लीडर्स हैं, सब लोग अपने अपने मूवमेंट्स में काफी सारा एक्टिविज्म कर चुके हैं। कुछ है जो राइट टू फूड में काफी एक्टिविज्म कर चुके हैं, हाउसिंग राइट्स में काफी आगे बढ़ चुके हैं। उनमें से जो है जिन्होंने ट्रांसजेंडर लोग पर्सन्स के साथ काम किया है वही बहुत कम है। और जितने ट्रांसजेंडर लोग इन एक्टिविज्म के स्फीयर में, जो हम बोल रहे हैं ह्यूमैनिटी का स्फीयर है, आप मान लीजिए एक्टिविज्म है तो ह्यूमैनिटी एक कॉर्पोरेट है जो उसे पैसा बनाना चाहता है, एक्टिविज्म काम कर रहे हैं तो आप ह्यूमन एंगल से सोच रहे हैं, उनमें भी बहुत कम लोग ट्रांसजेंडर लोगों के साथ काम किए हैं। तो एक वो हो गया कि जो सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत वास्ट है एंड उस पर अगर जाए तो काफी टाइम लगेगा। दूसरा जो मुद्दा बोला है आपने कि नंबर्स क्या है, नंबर्स क्या है 2000 नंबर्स क्या है आपको पता करने के लिए, प्रायर टू 2014 द ओनली मेंशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन लॉ was under Criminal Tribes Act as a term hijra. So just by being a transgender person you were a criminal. आप एक क्रिमिनल थे कानून के अंडर, आप ट्रांसजेंडर पर्सन होने के नाते। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हट गया, उसके जगह पे काफी तीन चार कानून बाद में आए, जो है बॉम्बे, जो जिनका मेंशन है, जैसे बॉम्बे बेगरी एक्ट मान लीजिए, यूनक्स एक्ट है काफी स्टेट्स में, जैसे तेलंगाना और आंध्रा में तेलंगाना यूनक्स एक्ट है, आंध्र प्रदेश में आंध्रा यूनक्स एक्ट है। उसमें भी ऐसा जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स का ट्रीटमेंट होता है वो ऐसा है कि आप क्रिमिनल हैं, कि आपको हर हफ्ते जाके पुलिस को जाके रिपोर्ट करना है, पुलिस के पास एक रजिस्टर होगा कौन कौन ट्रांसजेंडर पर्सन्स आपके एरिया में है। तो दूसरा चीज ये है, तो 2014 तक हर मेंशन, एवरी मेंशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन लॉ इज दैट ऑफ अ क्रिमिनल। तो नंबर्स उसमें से फिर निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि नंबर्स है ही नहीं। एंड देन वो गलती किसकी है? वो गलती सरकार की है, क्योंकि सरकार ने कभी नंबर्स दिए ही नहीं, कभी इच्छा ही नहीं थी कि नंबर्स निकाले। सर्वे होता है हर साल, 2011 में उन्होंने सर्वे किया बिना किसी कंसल्टेशन के, और जब रिजल्ट्स आए, जब निकाला डिटेल सर्वे का, सेंसस 2011 का, तब बोला कि वी हैव काउंटेड ट्रांसजेंडर पर्सन्स आल्सो। डाला है ट्रांसजेंडर पर्सन्स का डिटेल्स मेन के अंदर, उसमें बोला है टोटल नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन ऑल ओवर इंडिया इज 4.98 लाख। आप अभी बता दें, संध्या और नूर जी मिलके इंदौर में आपको 4.98 लाख से ज्यादा ट्रांसजेंडर पर्सन ढूंढ के निकाल देंगे। तो सरकार ने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि कौन ट्रांसजेंडर पर्सन है, कौन ट्रांसजेंडर पर्सन नहीं है? कैसे डिसाइड, कैसे फाइंड आउट किया कि इसके नंबर कैसे हैं? तो जो है कि ओनर्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी स्पेशली ऑन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी डालना कि आपके नंबर्स क्या है, थोड़ा गलत हो जाता है, थोड़ा स्क्यूड हो जाता है, स्पेशली व्हेन देयर इज अ मिसमैच ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि कम्युनिटी के पास रिसोर्सेज नहीं है कि हर जगह जाके सर्वे करते हैं, तो रिसोर्सेज जिसके पास हैं वो आके सर्वे करना है, सरकार को सर्वे करना है। तीसरा मुद्दा क्या था आपका? सर जो हाँ समाज से क्या था, तो वो तो हाँ
तो देन तीसरा मुद्दा जो बोल रहे थे जो इलेक्शन का लड़ने का आई थिंक 3-4 चीजें जो बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। जब आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आइडेंटिफिकेशन पेपर्स नहीं है, तो अब इलेक्शन किस बात पे लड़ेंगे? इलेक्शन फॉर्म्स में सिर्फ मेल और फीमेल के बॉक्सेस हैं। इलेक्शन फॉर्म में आपने और किसी जेंडर का बॉक्स देखा है? देखा है? नहीं देखा। तो कैसे फिलअप करेंगे आप इलेक्शन फॉर्म? आपको एक केस बताता हूँ यूपी का। यूपी में पंचायत इलेक्शन में एक ट्रांसजेंडर पर्सन लड़ी, जीती थी। इलेक्शन फॉर्म में उन्होंने फीमेल पे टिक किया था, बोला कि सर, उसके बाद सरकार ने बोला, उसके बाद जब कोर्ट में गए, कोर्ट ने तब बोला था, पहले का केस है, कोर्ट ने तब बोला था कि दिस constituency is reserved for women will not be given to transgender persons, therefore इनका जो इलेक्शन है वही गैर कानूनी है। तो जैसे आप कह रहे हैं बहुत कुछ चीजें कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए, तो जब तक जो सिस्टमिक इश्यूज इतने सारे इंटरकनेक्टेड हैं उनका हल नहीं होता, तब तक ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसजेंडर पर्सन्स पे डालने का कि आप नंबर्स दीजिए, आप ये दीजिए, काफी गलत हो जाता है। और ये भी बता रहा हूं कि जब काम हुआ है तो सरकार ने उसके खिलाफ ही काम किया है। फिर उसके बाद जैसे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही पेटिशन फाइल किया था। इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो इससे भी बुरा हाल हुआ था। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि कोविड-19 में पेटिशन फाइल किया था कि ट्रांसजेंडर पर्सन को सपोर्ट चाहिए। कोर्ट ने बोला कि ये सरकार को रिप्रेजेंटेशन लेटर के फॉर्मेट में दे दो, बस खत्म हो गया, डन। तो इनफैक्ट पहला जो स्टेप है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन, की हमको खुद में देखना चाहिए कि क्या हम कितना काम कर रहे हैं कम्युनिटी के साथ, मोर देन क्रिटिसाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की आपकी गलतियां क्या है। उसके बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं, काफी बार बोल चुके हैं। नोर जी और संध्या जी से बोलेंगे तो वो बोलेंगे हर मीटिंग में जाके यही बोलते हैं हर जगह कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। हम भी थक जाते हैं कि हर जगह यही दिक्कतों का हल नहीं हुआ आज तक। लास्ट ईयर से हर जगह जहाँ पे भी हम लोगों को मौका मिलता है, हम लोग सारी प्रॉब्लम बताते हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्या है माइक? देखिए, ये कहना कि हर मीटिंग में जाके यही बोलते हैं, ये सब पे लागू होता है। इनफैक्ट यहाँ जो लोग महिला के मुद्दों पे काम करते हैं, मजदूरों के मुद्दे पे काम करते हैं, चाहे और भी किसी भी मुद्दे पे काम करते हैं, सवाल ये नहीं है कि हम कितनी बार बोलें, क्योंकि ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो एक दिन में जीती गई। ये तो रोज़ ही करना पड़ेगा ना, एक दिन में तो ख़त्म होना नहीं है। ना कोई समाधान एक मीटिंग से निकलता है और ना ही कोई मीटिंग एक बार में ख़त्म होती है। तो ये बोलना तो लगातार पड़ेगा। और शायद आज जो स्थिति है ट्रांसजेंडर्स की, आज जो स्थिति है वो सारे कम्युनिटीज़ की जो एक समय में मार्जिनलाइज थे, वो एक लड़ाई का ही नतीजा है। तो शायद ट्रांसजेंडर मूवमेंट ओवर द इयर्स इतना स्ट्रांग हुआ, पुश किया, तब शायद यहाँ पहुंचा। तो मैं इस बात से थोड़ा एक अलग अप्रोच रखता हूँ कि कितनी बार बोलना तो पड़ेगा। दूसरा ये कि सवाल पूछने से कोई ये नहीं है कि हाँ दूसरे के ऊपर वो लायबिलिटी है कि हाँ उनको करना है। ये जरूर बात है, इस बात में बिल्कुल दम है कि इन मुद्दों के ऊपर जो एक चर्चा है, एक जो सोच है, वो बहुत सीमित है, समझ लोगों की नहीं है। समझ बनाने की जरूरत है, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। ये सब बातें हैं, एक लंबे समय में, एक दिन में चीजें बदलती नहीं है, समय लगेगा इसमें। लेकिन आज ऐसे मीटिंग्स में जो हमारा मानना है कि इस मीटिंग्स को करने का क्या फायदा है, ऐसे मीटिंग्स का, कि हम एक जो वस्तु स्थिति है उसका आदान प्रदान करें, समस्याओं को उजागर करें, और अगर कोई हल निकालने का उम्मीद है, अगर उस पर्टिकुलर, जैसे आपने बताया कि हाँ फला आदमी है, वहां पे वो गया था, उसके साथ ऐसा हो गया, तो यहाँ बैठे जो लोग हैं, वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, उसको नोट डाउन करें। कल उसके बारे में अगर कुछ करने की जरूरत है तो वो करें। या कोई एक बड़ा मुद्दा है जो बहुत समय से ट्रांसजेंडर के आंदोलन में बहुत जरूरी है, जैसे एक था कि हाँ वो आइडेंटिटी कार्ड को लेकर के, राशन को लेकर के अलग अलग हाईकोर्ट से लोग पिटीशन फाइल किए, ऑर्डर्स आए, कहीं जैसे महाराष्ट्र में नहीं आया ऑर्डर, रिप्रेजेंटेशन हो गया, परंतु बिहार में, झारखंड में पैंडेमिक के दौरान सरकार को कोर्ट्स ने कहा, और बल्कि वो राशन बटा भी। तो इस तरीके से बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज भी हैं, इतना नेगेटिव वाली जरूरत नहीं है। लोगों ने पिटीशन फाइल किया, चीजें बदली। तो मेरा ये मानना है कि हमें ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि हम कितनी बार बोलना तो पड़ेगा, और हर बार बोलना पड़ेगा। इस पे सर मैं एक छोटा सा बोलना चाहूंगी कि हम लोग जो बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं
कि अभी सिर्फ हम 2 हैं हमारी कम्युनिटी में, क्या और लोग आपके जैसे बहुत सारे यहाँ नहीं बैठ सकते थे? तो हमें जो समाज ने जिस चीज के लिए रख रखा है कि ये आप लोगों ने ही रख रखा है कि ये लोग जो है सिर्फ ये बधाई टोली फिरने के लिए ही हैं, इस चीज के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। आज हमारा कहना है कि जब आप ही एक्सेप्ट, जब मैं अभी छोटी सी एक बात बताऊं कि जब हम लोग इंटर कर रहे थे तो सब लोग का एक एक्सप्रेशन था, वो एक अजीब सा था कि यार ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। काफी लोगों के मन में ये चल रहा था कि ये लोग कल अगर ये आई होगी या आज हम 4 लोग और नए आए होंगे तो सभी के मन में ये, जब हम एक बस्ती में या एक स्कूल में लास्ट में बता रही हूँ कि हम एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में हम वहाँ पे अपना गुड टच बैड टच का प्रोग्राम करने गए थे, ठीक है। तो वहाँ के जो फैकल्टी थे ना, उनके प्रिंसिपल और जो थे उनके सारे पेरेंट्स वगैरह, उन्होंने मना कर दिया था कि ये लोग यहाँ पर स्टेज पर नहीं आएंगे। तो क्यों नहीं आएंगे भाई? उनका जो ट्रस्टीज थे उन्होंने हमें, जैसे हम पुलिस के साथ ही जाते हैं, विजयनगर पुलिस के साथ ही, तो ट्रस्टीज का कहना था कि इन लोगों को लेकर क्यों आए हो, इनको देख के हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स आए हैं वो क्या सोचेंगे और बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हमें देखकर आप लोगों के मन में क्या, आप लोगों के पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये छोटी बातें होती है जब हम लोग समाज के सामने अपने आप को रूबरू करते हैं या जाते हैं। मतलब ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना और ट्रांसजेंडर के ऊपर एक सेशन रखने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरा ये मानना है, हम सब एज ए संगठन यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सुनना चाहते हैं। दैट इज हाउ ये सेशन यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप आ गए तो किसी के मन में कोई बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बात आप कह रही हो बिल्कुल सही है। एक समाज में एक ऐसा भाव है, एक हीन भावना से देखने का एक मामला है, परंतु यहाँ बैठे वो सारे वो लोग हैं जो इस मुद्दे के ऊपर अपनी समझ बनाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। हम उन्हीं को वही तो बता। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम बहुत सारी जगह पे जाते हैं, लास्ट टाइम जब गरबा नवरात्रि में गरबा होता है, पंडाल्स में जाते हैं, सब अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं। तो मैं भी गई थी रजिस्ट्रेशन पे डेस्क पे जब, तो उन्होंने बोला मैडम आप थोड़ा सा रुकिए मैं अंदर पूछ के आता हूँ। तो जो ऑर्गेनाइजर था ना उसने मतलब कि मुझसे बात करने से ही मना कर दिया और उसको बोला जो रजिस्टर डेस्क पे था कि उनको बोल दो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं है। जब हम समानता की बात करते हैं तो ये सब जगह होना चाहिए, लोगों में ये सब चीजें होनी चाहिए कि हम भी समाज का हिस्सा हैं। इसको मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप इसको अलग से क्यों बताना चाह रहे हैं? जब हम समान ही हैं, सारी चीजें सब हैं, तो फिर आप अलग से क्यों बताना चाह रहे हैं कि स्पेशली हम सामने आए, फिर हमें बताया जाए, फिर उसके लिए डिटेल हो, सारी चीजें हो, काम हो, उस पर क्यों नहीं कुछ होता है? ऐसा चीजें नॉर्मल हम लोग क्यों नहीं रह सकते हैं? हम लोग तो नॉर्मल रह नहीं पा रहे हैं ना हम अपनी फैमिली में ही नहीं नॉर्मल एक्सेप्ट किए जाते हैं। पहले नॉर्मली आपके घर में अगर बेटा बेटी होता है, पेरेंट्स उसको रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, चीजें होती हैं। हम लोग अगर पैदा होते हैं, थोड़ा सा मैच्योर होता है, पता चलता है अरे ये तो ऐसा है, लड़का है मगर इसकी हरकतें सारी लड़कियों जैसी, लड़की इसकी हरकतें सारी लड़कों जैसी है, बस फिर क्या है? फिर तो घर से निकालना ही होता है ना, या तो उसको गंदी तरीके से रखा जाता है, मिसबिहेव होता है उसके साथ। जैसे सर ने बोला था कि समाज से आप क्या चाहते हो, सर जैसे कि मैं रेंट से रहती हूँ, जब फर्स्ट टाइम जब गए थे रेंट ढूंढने तो पहले हमारा चेहरा देख के मना कर देते हैं, जबकि ये हमारा रहने का अधिकार है, हम कहीं भी रह सकते हैं। फिर जैसे अपनी आइडेंटिटी छुपा के जब मैं वहाँ पे रहने लगी, फिर थोड़े दिन बाद जब हमने हमारे लैंडलॉर्ड को बताया कि ऐसा एनजीओ में काम करते हैं, हम किन्नर समुदाय के ऊपर भी काम करते हैं, तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद खुल के अपने जिस तरह से अभी रहती हूँ ऐसा रहने लगी। तो आसपास के लोगों ने ही बोला उनको कि तुमको क्या किराएदार नहीं मिल रहे थे जो इन लोगों को रख लिया, मोहल्ले का माहौल बिगड़ेगा। तो ये चीजें होती हैं। अभी मैं मुझे जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे 4 साल हो गए हैं। अब ये थोड़ा ये है कि अपने आप को प्रूव भी करना पड़ता है, आप क्या काम करते हैं, थोड़ा समाज का नजरिया भी है, बदलना पड़ेगा, पर समाज भी थोड़ा हमें एक्सेप्ट करे। अगर मुझे उस समय वो रूम नहीं दिया जाता तो फिर मैं कहाँ जाती? अगर उन्होंने मुझे रूम दिया, मैं रह रही, जब भी तो मुझे समाज समझा और आज मुझे समाज ने एक्सेप्ट किया। तो मेरा यही है कि थोड़ा समाज भी हमको समझे। हम जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मॉल में जाते, गार्डन में हम घूमने जाते तो केवल मेल फीमेल दिखते हैं वहाँ पे, कभी आप लोगों ने ट्रांसजेंडर को घूमते फिरते नहीं देखा होगा। वो केवल होली या दिवाली या शादी में बधाई मांगते हैं, ऐसा जनरली नहीं घूमते हैं वो।
तो उन चीज़ों में भी मैं कुछ भी चाहती हूँ कि हमारे जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो अपने आप को लोगों एक दायरे में सीमित नहीं रखें, अपने आप को बताएं कि हम भी समाज का हिस्सा, इस कम्युनिटी में इस समाज में रहते हैं और समाज हमें भी एक्सेप्ट करें। मैं आई थिंक टाइम कम है, डिस्कशन एक बात खत्म कर देंगे, एक्ट को जोड़ के बात करना चाह रहे हैं। एक्ट को, हाँ, एक्ट को जोड़ के बात, तो बस 30 सेकंड में जल्दी से बता दीजिए। हम रिस्पांस नहीं दे, हम आपके साथ आके बात कर सकते हैं बाद में। 1 मिनट यहीं से बात कर लेंगे। तो सोशल स्ट्रक्चर है अपना, उस पर बात कर रहे हैं। आपकी आज बात सुनकर जैसे बहुत चीजें हमको नहीं पता, वो आज जानकर बहुत मतलब अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि समाज में हम भी उसको लेकर काम करें। आपकी पीड़ा को आज महसूस करने का हम सभी लोगों ने महसूस की। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं सब समाज में काम करने वाले लोग हैं और गंभीर लोग हैं। जैसा आपने बताया कि समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इस प्रकार से जो एससी समुदाय उनसे भी छुआछूत की जाती है, वो भी समाज से, जैसे मैं खुद एससी वर्ग से आता हूँ और उनसे भेदभाव किया गया, लेकिन कानून आया, समाज में अवेयरनेस आई। आज धीरे धीरे, एक समय था कि हम लोगों को भी बिठाया जाता था पास में, लेकिन आज जो धीरे धीरे बदलाव आया तो हमको भी बिठाया जा रहा है, हमको भी साथ में रखा जा रहा है। हमारे से भेदभाव कम हो रहा है, गांव में हो रहा है लेकिन शहरों में नहीं हो रहा है। तो क्योंकि जब लोगों को पता लगा, जो ऊंची जाति के लोग पता लगा कि जो भेदभाव जाति प्रथा है ये यहीं से निर्माण हुआ है। जैसा आपका भी है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और एक समाज का ताना बाना है और धार्मिक सिस्टम है, न कि कोई किसी प्रकार से। इस कारण शुरू से धर्म में भी एक बात किन्नर गंधर्व है, तो इसका आधार पे जोड़ा गया, इस कारण भेदभाव उत्पन्न किया गया है। तो ये सामाजिक भेदभाव है, लेकिन ये भी धीरे धीरे खत्म होगा अगर हम सब लोग इसको स्वीकार करें, इसको लोगों तक बात को ले जाएं। जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज के बाद अगर किसी के मन में थोड़ी बात होगी, निश्चित रूप से आज के बाद में कभी भी कोई इतने साथी लोग बैठे हैं, कभी हित भाव से आपको नहीं देखेंगे, सम्मान की नजर से देखेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चार लाइनें पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। बस। थैंक यू। हेलो, मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, जैसे भैया ने अभी ये बताया था कि हम इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि अभी यानी 15-20 साल पहले की बात है, कटनी से कमला मौसी, जो कि आपके समुदाय की जानकारी होगी, उन्होंने कटनी से महापौर का इलेक्शन जीता था, और उसी सत्र में शहडोल से शबनम मौसी ने भी पार्षदी का चुनाव जीता था। तो आप लोग आगे बढ़ के भी इस पे आ सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने चुनाव लड़ा है तो किसी प्रक्रिया के तहत ही लड़ा होगा उस चुनाव को। उन्होंने भी फॉर्मेट का है, जो फॉर्म का, जैसे भैया ने अभी बताया कि फॉर्मेट नहीं आया तो क्या करके कैसे भरे, क्या है, तो वो फॉर्मेट आया होगा और तब उन्होंने वो फॉर्म को फिलअप किया होगा। ये जरूर है कि इलेक्शन फाइट करने के लिए हमें थोड़ा सा फाइनेंशियली या जो भी है प्रॉब्लम्स होगी, तो सोशल वर्कर्स हैं, चाहे तो जैसा सपोर्ट चाहे तो मिल सकती है। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, आ गया। मैं आपसे थोड़ा विस्तार में इस पे बात करता हूँ कि क्या शबनम मौसी का क्या हुआ था, उसके बाद ये है कि 6 महीने बाद वो इलेक्शन जो है वो मैं आपसे